हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 17th ऑफ अगस्त एंड 17th ऑफ अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, ये वीडियो रेगुलरली 12 बजे आता है। याद रखना, ये वीडियो आपको रेगुलर 12 बजे मिलेगा दिन में। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रंप एंड पुतिन टॉक इन अलास्का। देखो, जैसे आप जानते हो कि अभी रिसेंटली टॉक हुई है ट्रंप और पुतिन के बीच में अलास्का में। अब क्या डिस्कस हुआ, यूक्रेन और रशिया का वार खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन आफ्टर जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजन बिल 2025। देखो, अभी लोकसभा से जन विश्वास बिल पास हुआ है। ये बिल क्या करेगा, इसका कारण क्या है पास करने का, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। वैंग ई विल विजिट इन इंडिया। देखो, चाइनीज के फॉरेन मिनिस्टर वैंग ई इंडिया आने वाले हैं। क्या डिस्कस होगा वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इंडिया एंड साउथ कोरिया स्ट्रेटेजिक टॉक। देखो, इंडिया और साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में अभी टॉक चल रही है न्यू दिल्ली में। किस किस पॉइंट पर, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर जीएसटी 2.0 रिफॉर्म। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म, जैसे आप जानते हो कि जीएसटी को 8 साल हो चुके हैं इंडिया में इंप्लीमेंट हुए, बट इसमें कोई भी मेजर रिफॉर्म नहीं हुआ है। अब कौन कौन से रिफॉर्म हो सकते हैं, एज डायरेक्टेड और रिप्रेजेंटेड द इंडिया फ्रॉम द रेड फोर्ट बाई नरेंद्र मोदी, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर गवर्नमेंट कॉल सुप्रीम कोर्ट नॉट ट्रीट गवर्नर एज एलियन और फॉरेनर। जैसे आप जानते हो कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था ऑन आर्टिकल नंबर 200 एंड 201। अब क्या है, ये क्या मैटर है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते हैं। देखो, ये वीडियो मैंने कल ही शूट किया है, देख लेना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि क्या है, इसमें सारे की पॉइंट जो मोदी साहब ने इंडिपेंडेंस डे के दिन अनाउंस किए हैं, वो सारे की पॉइंट मैंने बताए हैं। तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। जिससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज एक्सपांड होगी। इवन इंडिया में फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। देखते हैं ट्रंप एंड पुतिन टॉक। देखो, जैसे आप जानते हो कि ट्रंप और पुतिन की टॉक होनी थी। ट्रंप एंड पुतिन की टॉक होनी थी इन अलास्का, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। और ऑन द इशू ऑफ सीज फायर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। बट यूक्रेन के जेलेंस्की को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। क्लियर, पहले ट्रंप और पुतिन ने टॉक किया है। अब क्या डिस्कस हुआ है, क्या चाहते हैं और ट्रंप ने क्या बोला है। देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप साहब का इसमें कि जो रशिया है, इन्होंने बोला कि यूक्रेन और रशिया का वार खत्म होना चाहिए, क्योंकि रशिया इज बिग पावर कंट्री एंड यूक्रेन इज नॉट। यूक्रेन छोटी कंट्री है, रशिया बड़ी कंट्री है, तो यूक्रेन को पहले इनिशिएटिव रखना पड़ेगा और रशिया से सीज फायर साइन करना पड़ेगा। बट पुतिन ने क्या बोला, पुतिन ने बोला कि वी नीड मोर लैंड इन यूक्रेन। हमें ज्यादा लैंड चाहिए यूक्रेन में। अगर अभी राइट नाउ मैं आपको डेटा बताऊं तो अभी 1/5 लैंड ऑफ यूक्रेन इज इन द हैंड ऑफ रशिया। रशिया के हाथ में अभी 1/5 लैंड ऑफ यूक्रेन अभी अंडर कंट्रोल है रशिया के अंडर। और अगर देखा जाए जो रियल इशू है रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो है डोनेस्ट प्रोविंसेस। क्या है, डोनेस्ट प्रोविंसेस। यही रशिया चाहती है। क्यों चाहती है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यूक्रेन देना नहीं चाहता। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इसी प्रोविंस को रशिया चाहती है। यही मेजर डिमांड है रशिया की कि डोनेस्ट प्रोविंसेस हमें दे दिया जाए। जैसे आप जानते हो कि सबसे बड़ा रीजन जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वार स्टार्ट हुआ था, वो था क्रीमिया। जैसे आप जानते हो कि रेफरेंडम पास हुआ था इन 2014 में क्रीमिया में, जिसमें रशिया को ज्यादा वोट मिले थे और क्रीमिया पार्ट चला गया था किसमें, रशिया में। क्योंकि क्रीमिया में जो ज्यादातर मेजोरिटी है वो रशियन है। क्लियर, याद रखना। तो रशियन को ज्यादा वोट मिले थे, इसलिए वो क्रीमिया पार्ट रशिया में चला गया था। इसी वजह का तभी से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। हालांकि मेजर कॉन्फ्लिक्ट 2022 से स्टार्ट हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में। बट लड़ाई और मन में खटास, जिसको हिंदी में बोलते हैं मन में खटास, तो आफ्टर 2014 से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जो क्रीमिया पार्ट था वो यूक्रेन का, वो रशिया में चला गया था।
अब देखो ये जो पार्ट है, अगर डोनेस्ट प्रोविंस का देखा जाए तो 3/4 इसका 3/4 तो रशिया के अंडर है। कितना है? 1/3 तो रशिया के अंडर है इस प्रोविंसेस का। और ये रशिया बोल रही है कि मैं तभी सीजफायर साइन करूंगा जब मुझे लैंड मिल जाएगी, यूक्रेन का कुछ पार्ट जो मेरे हिस्से में आएगा। बट पुतिन साहब ने ट्रंप साहब ने बोला कि देखो सीज फायर साइन कर लीजिए, लैंड का कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि जब डिस्कशन हुआ था कि टॉक हो गया अलास्का में, तभी यूक्रेन के जेलेंस्की ने बोल दिया था कि मैं एक भी पीस लैंड नहीं दूंगा। और पूरे यूरोप में घूम रहा था सपोर्ट के लिए, कभी कीर स्टारमर के पास, कभी एमनोल मैक्रोन के पास कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे नाटो के सारे मेंबरों के पास घूम रहा था कि रशिया से बचाओ। और सिर्फ रशिया अकेली कंट्री, पूरे यूरोप, इवन यूएसए पूरा सपोर्ट था यूक्रेन को, अकेला एक आदमी पूरे विश्व से लड़ रहा था। हालांकि विश्व तो नहीं कहेंगे, वर्ल्ड तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी साइड जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल रहती हैं, क्योंकि हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हमारा भी इन्वॉल्वमेंट कई बार डिमांड करी भी है रशिया, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, कि इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए हमारा, बट हम सपोर्ट नहीं कर सकते, हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते किसी का, क्योंकि हमारा सिंस 1947 से हमारा मोटिव है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मोटिव हम लेके चल रहे हैं, तो हम हमेशा न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी कंट्री का सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि रशिया से अच्छे रिलेशन है तो रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं, वो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, बट मैं तो पब्लिकली यही बोलूंगा कि न्यूट्रल रहते हैं। क्लियर? तो क्या है कि जो डोनेस्ट प्रोविंसेस है, जिसको इंडस्ट्रियल एरिया यूक्रेन का, ये रशिया चाहती है। और डोनाल्ड ट्रम्प है, इन्होंने ये भी बोला कि दोनों प्रेसिडेंट को बैठ के डिस्कस करना चाहिए, सीज फायर साइन करना चाहिए। और दूसरी डिमांड एक और कर रहा है, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है वो डिमांड कर रहा है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, वी नीड सिक्योरिटी फ्रॉम रशिया फ्यूचर इन्वेजन। क्या कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी चाहिए यूक्रेन को, कि फ्यूचर में रशिया फिर से में घुसपैठ ना कर दे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या है, देखो मैं एग्जैक्ट आपको कंक्लूजन बताता हूं, ये तो डिस्कस हुआ है, बट मैं आपको साफ साफ कंक्लूजन बताता हूं, कोई भी डिस्कस नहीं हुआ है, फाइनली है, कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, ना ही कोई डेट फिक्स हुई है फ्यूचर मीटिंग के लिए। नो डेट, कोई डेट फिक्स नहीं हुई है कि अगली मीटिंग कब होगी, और ना ही कोई कंक्लूजन निकला है। और पुतिन साहब ने एक भी बात बोली, और जो रशिया के प्रेसिडेंट है, और जो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मेन मोटिव था उनका आने का, उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ ओनली डिस्कस करने आया हूं लैंड इशू पर। क्या डिस्कस करने आया हूं? लैंड इशू पर डिस्कस करने आया हूं। जो रशिया चाहती है कि मुझे लैंड कुछ मिलना चाहिए, कुछ हिस्सा मिलना चाहिए यूक्रेन का, और यूक्रेन चाहती है कि मैं एक भी हिस्सा चींटी के बराबर भी नहीं छोड़ूंगा। और अब फाइनल डिसीजन मैं आपको बताता हूं कि ये कोई डिस्कस नहीं हुआ है, डिस्कस हुआ है बट इसका कोई कंक्लूजन नहीं है, सिर्फ अपने अपने पॉइंट दिए दोनों कंट्री ने, और ना ही कोई आगे की मीटिंग डिसाइड हुई है कि डेट डिसाइड हुई हो कि फ्यूचर में मीटिंग कब होगी दोनों के बीच में, या तीनों लीडर के बीच में मीटिंग कब होगी। ये सिर्फ ओनली, मुझे लगता है अभी ट्रंप का स्टेटमेंट आया था, ये सिर्फ मीटिंग मैं ओपिनियन लेने गया था, पुतिन साहब चाहते क्या है, पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं ये चाहते क्या है, इनकी डिमांड क्या है। तो उनको डिमांड पता चली ट्रंप को कि ये लैंड चाहता है, जो डोनेस्ट प्रोविंसेस है, जिसको इंडस्ट्रियल एरिया है, ये पूरा एक्वायर करना चाहता है। और यूक्रेन कभी राजी नहीं होगा अपनी लैंड को देने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलना, सिंपल ये है कि यूरोप की सारी कंट्रियां इसका, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का सपोर्ट कर रही हैं, पूरा सपोर्ट कर रही हैं, वो अगला आदमी सबसे लड़ रहा है। अब कौन गलत है, क्या गलत है, वो मैटर नहीं करता है, तो दोनों कंट्री में से एक ना एक को तो झुकना पड़ेगा। ट्रंप ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप रशिया से कंटिन्यू वार नहीं कर सकते। एक रशिया बड़ी कंट्री है और तुम एक बहुत छोटी कंट्री हो, वो पावरफुल कंट्री है, तुम बहुत छोटी कंट्री हो, कब तक लड़ लोगे फ्यूचर में? 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं वार को। ट्रंप का मुझे बड़ा अच्छा लगा ये स्टेटमेंट कि उन्होंने बोला कि रशिया बहुत बड़ी कंट्री है और तुम एक बहुत छोटा सा पार्ट हो।
तो तुम कैसे कंटिन्यू कर पाओगे विदाउट अवर सपोर्ट, विदाउट द एक्सटर्नल सपोर्ट, नाटो का सपोर्ट, यूरोपियन का सपोर्ट, क्लियर? तो कैसे कर लोगे? इवन जो रशिया के जो सिटीजन हैं वो भी चाहते हैं कि ये वार जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। इवन इंडिया भी चाहती है कि ये, इंडिया की पूरी नज़र इस मीटिंग पर थी कि ये वार जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। जो 25% एडिशनल आपने टैरिफ लगा के रखा है यूएसए ने, ये हमारे ऊपर हट जाएगा। इवन वी बिकम एलिजिबल टू इंपोर्ट दी रशियन ऑयल, हम एलिजिबल बन जाएंगे, हमको डिस्काउंट रेट पर ऑयल मिलेगा, क्लियर? आज हम वेस्ट एशिया कंट्रियों से क्यों ऑयल नहीं खरीद रहे? क्योंकि इनने तो प्राइस डिसाइड करके रखी है, रशिया हमें डिस्काउंट में दे रहा है, हमें तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिकल रिलेशन को मेंटेन करके चलना है ना। तो यही बात है, और हमारे मोदी साहब ने भी बधाई दी इन लोगों को कि मीटिंग स्टार्ट हुई कैसे भी करके। अब फ्यूचर में जब भी होगी मीटिंग, वैसे अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है, ना ही मुझे कुछ लग रहा है कुछ होगा, क्लियर? अब देखते हैं, क्योंकि वो मान नहीं रहा है जर्नलिस्ट की, ना ही पुतिन साहब तो ठीक है, चलो झुक भी जा रहा है वो, ठीक है, बड़े जो जितना बड़े होते जाओ ना उतने झुकने की वी कैन से पोलाइट होने का प्रयास करा करो कि हाँ, जितने बड़े होते जाओ उतना पोलाइट होते जाओ, उतना सॉफ्ट नेचर बनाते जाओ। क्योंकि जो बड़ा होते जाता है उसको पता होता है कि मैं तो बड़ा हूं ही, मुझे दिखाने की जरूरत क्या है। जो छोटा आदमी होता है वो दिखाता है अकड़, समझ रहे हो मेरी बात को, उसको दिखाने की जरूरत है। और जो बड़ा आदमी है, जो बड़ा बन गया है, तो उसको क्या दिखाना? तो उसको तो हमेशा सॉफ्ट ही चलना चाहिए। तो रशिया एक पावरफुल कंट्री है, वो हमेशा सॉफ्ट चाह रही है, बट उसकी एक ही डिमांड है कि लैंड चाहिए, डोनेस्ट जो प्रोविंसेस है वो मेरा होना चाहिए, सिंपल। आपको देना है, सीज फायर साइन कर लीजिए, लॉन्ग टर्म तक का सीज फायर साइन करने को है कि हाँ भाई बिल्कुल खत्म होगा वार। ऐसा नहीं होगा कि एक जैसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट बोले हैं कि कुछ समय के लिए सीज फायर साइन मत करना, कि कुछ समय के लिए सीज फायर, हमें लॉन्ग टर्म तक की पीस चाहिए, हमेशा के लिए पीस चाहिए। यूक्रेन के जेलेंस्की बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी दो। हालांकि इस मैटर का कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, सिंपल एक बात समझ लीजिए, और ना ही कोई नेक्स्ट मीटिंग की डेट डिसाइड करी है। अब देखते हैं फाइनली क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। जन विश्वास बिल अमेंडमेंट ऑफ प्रोविंसेस 2025, देखो आपको याद होगा यूनियन बजट ऑफ 2025-26 क्या है? यूनियन बजट ऑफ 2025 एंड 26 में क्या हुआ था? देखो, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मैम निर्मला सीतारमण जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम एक जन विश्वास बिल पास करेंगे। क्या करेंगे? जन विश्वास बिल पास करेंगे, जो कि अमेंड करेगा, अमेंड 100 प्रोविजन ऑफ मैनी बिल, कई सारे लॉ के 100 प्रोविजन को चेंज करेगा फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन, डीक्रिमिनलाइजेशन एंड करेक्शन। क्या होता है कि जैसे आप जानते हो कि कई सारे लॉ ऐसे हैं, अगर आपने एक बार गलती कर दी, मतलब डेलिबरेटली भी गलती नहीं करी, आपने मिस्टेकली मिस्टेक कर दी कोई भी, तो आपको पैरालाइज किया जाता है। क्या कहता है? आपको सजा दी जाती है, पेनल्टी दी जाती है, पैरालाइज किया जाता है, क्लियर? बट क्या है कि इंडिया सोच रही है कि जैसे किसी ने मिस्टेकली मिस्टेक कर दी, मतलब अनडेलिबरेटली मिस्टेक कर दी उसने, तो क्या है कि उसको करेक्शन का, इंप्रूवमेंट का मौका दिया जाएगा, क्लियर? पहले क्या है, मौका दिया जाएगा। और ये मॉडल एडॉप्ट करने की सोच रहे हैं। कौन सा मॉडल? मॉडल है इन्फॉर्म, क्या इन्फॉर्म करा जाएगा, करेक्ट एंड पेनलाइज। क्या करा जाएगा? पहले इन्फॉर्म करा जाएगा, इंप्रूवमेंट कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, क्या होगा फिर इसके बाद अगेन वो गलती करता है तब उसको पेनलाइज किया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इससे होगा क्या, अगर ये ऐसा होगा, मतलब देखो इससे क्या होगा कि लोगों की मेंटलिटी चेंज होगी, जो बिजनेस है, जो भी ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इससे क्या बढ़ेगा? ईज ऑफ लिविंग एनहांस होगा एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, कि लोगों को बिजनेस करने का मौका मिलेगा कि यार गलती मिस्टेक हो जाती है हमसे, अगर बिजनेस में कोई आइडिया, कोई भी लॉ अगर वॉयलेट हो जाता है हमसे पहली बार, डेलिबरेटली अगर कुछ गलती हो जाती है, जानबूझ के नहीं, अनजाने में गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है हमसे,
तो हमको पेनलाइज नहीं किया जाएगा, ना ही पेनल्टी लगाई जाएगी। पहले हमें इन्फॉर्म किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा कि इंप्रूव कर लीजिए, देन आफ्टर वही सेम मिस्टेक हम दोबारा रिपीट करेंगे तो फिर हमको पेनल्टी और पेनलाइज किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट अच्छा सोच रही है कि लोगों को मौका दे रही है कि आप देखो, पहली गलती जो होती है हर किसी को माफ़ करना चाहिए। मेरा मोटिव यही कहता है कि देखो, जो पहली गलती होती है वो इंटेंशनली नहीं होती, वो हम कह सकते हैं कि वो मिस्टेकली होती है हर किसी से गलती, और हर आदमी को माफ़ करना चाहिए, चाहे कोई सी भी गलती हो। ऐसा नहीं मर्डर वाली गलती नहीं, मर्डर वाली गलती नहीं, ये सिर्फ ओनली सिविल की बात चल रही है। ये वो बात नहीं चल रही जो मर्डर क्रिमिनल की बात नहीं चल रही, क्लियर। ये सिविल की बात चल रही है। ये मत सोच रहा कि मर्डर कर आऊँ तो मेरे को अब पहली बार मर्डर होगा तो मुझे माफ़ कर देगी, नहीं, ये सिविल की बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा, क्लियर। तो क्या है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ सिविल, नॉट अ क्रिमिनल इशू। तो क्या है कि जैसे बिजनेस जो भी कंपनी आती है वो कोई भी वॉयलेट कर देती है लॉ है, जितने भी हमारे बिजनेस के लॉ हैं उनको वॉयलेट करती है, पहली बार करती है, तो उसको पेनल्टी नहीं दी जाएगी, पेनलाइज नहीं किया जाएगा, उसको माफ़ किया जाएगा कि आप इंप्रूव करिए। तो उससे क्या होगा कि लोगों के मन में मेंटलिटी चेंज होगी, जो बिजनेस आइडिया आ रहे हैं, लोगों के स्टार्टअप आ रहे हैं, जो बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी आ रही है, तो वो इंटरेस्ट दिखाएंगे इंडिया में कि हाँ यार इन्वेस्ट करना चाहिए, कंट्री अच्छी है, इसमें करेक्शन की प्रोसेस बड़ी अच्छी है, डीक्रिमिनलाइजेशन करना, क्लियर। तो यही है, अब ऐसा बिल पास हो गया है लोकसभा से, जन विश्वास बिल अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन बिल 2025। अब ये बिल पास होने के बाद कई सारे कानून में चेंजेस होंगे, जिसमें पहली गलती माफ करी जाएगी, करेक्शन का मौका दिया जाएगा, दूसरी गलती आपको पेनलाइज किया जाएगा, बट इट इज अ मैटर ऑफ सिविल केस, नॉट अ क्रिमिनल केस। तो मर्डर मत करे आना कि मर्डर करके पहला मर्डर तो माफ है, क्लियर। चाइना फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी विल विजिट इन इंडिया। देखो, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी, कौन, वैंग यी, ये इंडिया आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? इंडिया आने वाले हैं वैंग यी। और इंडिया में आते ही ये मुलाकात करेंगे, और किस लिए आ रहे हैं? 24th राउंड टॉक ऑफ, 24th राउंड टॉक ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। और ये मुलाकात करेंगे एनएसए से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब से। अजीत डोभाल साहब एस जयशंकर साहब से ही मुलाकात करेंगे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से। अजीत डोभाल साहब आपको याद हो कुछ टाइम पहले चाइना गए थे, चाइना में वहाँ भी इनकी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की तरह बात हुई थी, और इनका मेन मोटिव क्या था कि डी एक्सीलरेशन, क्या था? डी एक्सीलरेशन और डी इंडक्शन ऑफ द मिलिट्री फोर्स अक्रॉस द बॉर्डर एरिया। क्लियर, क्लियर। क्या है मैटर कि जो भी गरमाई हो रही है, हिंदी में बोलते हैं कि गरम मैटर जो बन रहा है अक्रॉस द बॉर्डर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस सभी को ठंडा करना। जैसे आपको मालूम है कि 2024 में कजान में ब्रिक्स की समिट हुई थी। ब्रिक्स कौन सी? 16th ब्रिक्स की समिट हुई थी, जिसमें रशिया कजान में हुई थी, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब और रशिया का चाइनीज़ के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी गए थे। वहाँ डिस्कस हुआ था कि सिंस 2020 से जो ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है बिटवीन इंडिया और चाइना, इसको ख़त्म किया जाए। इवन डिस्कस हो गया था, सबको रिजॉल्व हो गया था, इवन कई सारे पॉइंट पर डिस्कस हुआ था। जब विक्रम मिश्री भी चाइना गए थे, इसके बाद जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने डिस्कस किया था ऑन द इशू ऑफ डी एक्सीलरेशन अक्रॉस द बॉर्डर, और डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और मानसरोवर यात्रा को स्टार्ट करा जाएगा। इवन ये सारा डिस्कस हुआ था, इसी को आगे बढ़ाने के लिए कि ये प्रोसेस में सरफेस में आ पाए और पीसफुल रिजॉल्व हो सके, तो यही डिस्कस होगा। वैंग यी जब आएंगे अपने इंडिया में, 2 दिन की विजिट है, और यही डिस्कस होगा और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इंडिया एंड साउथ कोरिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देखो, साउथ कोरिया के अभी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या नाम है? चू योन, ऐसे कुछ नाम है, चू योन, क्लियर। थोड़ा नाम डिफिकल्ट होते हैं चाइनीज़ के, याद रखना, चू योन ही है, आई थिंक चू योन ही है। ये साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं, और इनकी अभी न्यू दिल्ली में है ये, और इनका डिस्कस चल रहा है विद इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर साहब से। किससे? एस जयशंकर साहब से इनका डिस्कशन चल रहा है ऑन द इशू ऑफ एनहांस दी और रिजॉल्व दी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ कंट्री। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन 2 कंट्री,
कौन सी 2 कंट्री? इंडिया एंड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जानते हो आप, जैसे हमारा बड़ा ही अच्छा फ्रेंड है साउथ कोरिया। इवन कई सारी टेक्नोलॉजी, इवन कई सारे प्रोडक्ट हमारे इंडिया में साउथ कोरिया से बड़े बिकते हैं। क्लियर? एक दो एग्जांपल दूँ क्या? जैसे साउथ कोरिया की ये होंडाई, होंडाई अपने साउथ कोरिया की है ना, होंडाई गाड़ी, और ये किया, किया गाड़ी, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी हमारे इंडिया में बिकते हैं साउथ कोरिया कंपनी, साउथ कोरिया कंट्री के। तो क्या है कि इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एनहांस करने के लिए ये फॉरेन मिनिस्टर साउथ कोरिया के आए हुए हैं, जिनका नाम है चू यांग। क्या है? चू यॉन। क्लियर? तो ऐसे ही नाम है। देखते हैं क्या क्या डिस्कस हुआ है। देखो ये डिस्कस कर रहे हैं टू सेटअप दी सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्लीन एनर्जी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीपल टू पीपल टाइज, पीपल टू पीपल टाइज, टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल, ये कई सारे डिस्कस हो रहा है। इवन बोथ कंट्री आर डिस्कसिंग ऑन द इशू ऑफ इंडो पैसिफिक एरिया। पीसफुल रखना है इंडो पैसिफिक को। जैसे आप जानते हो कि चाइना पूरा ब्रीच करके रखी है पीस एरिया इन इंडो पैसिफिक, और कई सारी कंट्री चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक ओशियन बिल्कुल फ्री होना चाहिए विदाउट एनी इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस बाय एनी कंट्री। समझे मेरी बात को? समझे? ये डिस्कस हुआ है सिर्फ ओनली, ये आपको याद रखना है। देन आफ्टर गवर्नमेंट कॉल सुप्रीम कोर्ट। देखो आपको याद होगा अप्रैल में क्या हुआ था, देखो ये हेडिंग तो पढ़ लो आप। क्लियर? अप्रैल में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था ऑन द इशू ऑफ आर्टिकल 200 एंड 201 में। क्या हुआ था कि जैसे आप जानते हो तमिलनाडु के कौन है गवर्नर? आर एन रवि। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। अब इन्होंने क्या किया कि तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली से कई सारे बिल पास हुए, कई सारे बिल पास हुए। और जैसे आप जानते हो कि कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास होता है वो तभी कानून बनता है जब उसको गवर्नर का असेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? असेंट मिल जाती है, उसको सील लग जाती है गवर्नर की, तभी वो बिल कानून बनता है। समझे मेरी बात को? ऐसे ही हमारे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से कोई बिल जाता है तो प्रेसिडेंट का असेंट जरूरी है लास्ट स्टेज पर। बट इसमें क्या होता है कि कई सारी पावर भी होती है इनके पास, गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। जैसे एक आर्टिकल 200 है, जैसे गवर्नर के पास एक आर्टिकल 200 है जो कि डिफाइन करता है कि स्टेट लेजिस्लेचर बिल के साथ क्या करना चाहिए, क्या असेंट देना चाहिए, विथहोल्ड करना चाहिए, या रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देना चाहिए। और लास्ट का जो प्रोविजन है, जो सब कह सकते हैं क्लॉज है, वो क्या कहता है कि बिल को रिजर्व कर लो फॉर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या कर लो? रिजर्व बिल फॉर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। क्या है कि जैसे मानिए गवर्नर को लगा कि ऐसा स्टेट लेजिस्लेटिव बिल ने कोई बिल पास कर दिया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को वॉलेट कर रहा है, तो क्या करेगा गवर्नर? गवर्नर के हाथ में पावर तो नहीं है, ठीक है, तो गवर्नर क्या करेगा कि ये मैटर नेशनल इंटरेस्ट का है, इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो क्या करेगा गवर्नर? गवर्नर उस बिल को रिजर्व कर लेगा फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब आर्टिकल 201 में यह कहा जाता है कि प्रेसिडेंट की पावर, 201 में क्या कहता है? प्रेसिडेंट की पावर ऑन दी स्टेट लेजिस्लेचर बिल। अब प्रेसिडेंट की पावर है, जब प्रेसिडेंट में बिल जाएगा तो प्रेसिडेंट बाउंडेशन में नहीं है। क्या बाउंडेशन में नहीं है? क्योंकि ये रिजर्व क्यों करते हैं? तो मालूम है गवर्नर का रूल होता है कि अगर बिल को, जैसे क्या है कि आप रिकंसिडरेशन के लिए आपने भेज दिया, अब इसके बाद दोबारा बिल ये आया तो उसको साइन करने ही पड़ेंगे। समझ मेरी बात को? क्लियर? तो उस पर कोई वेटो पावर नहीं होती, सेकंड टाइम आ गया तो क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को रिजर्व कर लेते हैं बिल कि प्रेसिडेंट पर पूरी ऑथोरिटी होती है, प्रेसिडेंट पर पूरी ऑथोरिटी है। अगर वो रिकंसिडरेशन के द्वारा ही भेजेगा ना तो भी वापस आता है, तो कोई बाउंडेशन में नहीं है, प्रेसिडेंट को उसे असाइन देगा ही। प्रेसिडेंट कोई बाउंडेशन में नहीं है, प्रेसिडेंट को जो अच्छा लगता है वो करो स्टेट लेजिस्लेटिव बिल के साथ, हालांकि पार्लियामेंट के बिल के साथ नहीं। क्लियर? पार्लियामेंट के बिल के साथ नहीं करना है, प्रेसिडेंट दबा हुआ है उसके अंदर। क्लियर? बट स्टेट लेजिस्लेचर के बिल में कोई बाउंडेशन नहीं है प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट जो मन करे वो करे बिल के साथ, उसको दबाना है दबाए, उसको रखना है कई सालों तक रखे, कंसिडरेशन के लिए भेजना है भेजे, फिर वापस आएगा फिर से भेजे, 10-15 बार भेजते ही रहे। तो यही देखते हुए तमिलनाडु में कई इंपॉर्टेंट बिल थे, 5 या 6 बिल थे
जो कि गवर्नर रिजर्व कर दिए फॉर द प्रेसिडेंट असेट के लिए, क्लियर, असेंट के लिए। और इसी को देखते हुए क्या हुआ, तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट चली गई। ऐसे केरला में हुआ था, केरला में यही मैटर हुआ था, पर केरला नहीं गई। ये तमिलनाडु का दिमाग था एम.के. स्टालिन का, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जाते ही उन्होंने पिटीशन लगा दी कि ये इनका टाइम फिक्स करिए, इनका टाइम पीरियड फिक्स करिए कि कितने टाइम तक ये असेंट देंगे बिल को। तो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग करी अप्रैल में। अप्रैल में 2 जज की बेंच बैठी और 2 जज की बेंच ने बोल दिया कि 3 मंथ का टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया। कितना? 3 मंथ का टाइम फ्रेम डिसाइड कर दी कि 3 मंथ के अंदर गवर्नर और प्रेसिडेंट को स्टेट लेजिस्लेटिव बिल के असेंट देना ही पड़ेगा। अब पूरा मतलब डिस्कशन पॉइंट बन गया है तो कि सुप्रीम कोर्ट पे इतनी पावर कहां से आ गई कि प्रेसिडेंट को भी ऑर्डर देने लगा। अब भाई तो मैटर बन गया, सेंटर में भौकाल मच गया। ये तो बहुत बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट। फिर सेंटर ने बोला कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। जब तुमने सेपरेशन ही कर दिया जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को, तो फिर तुम मुझे डायरेक्ट क्यों कर रहे हो? टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड कर सकते हो कौन सी पावर है? अब प्रेसिडेंट से बोला गया कि प्रेसिडेंट साहब, जो मुर्मू मैम थी, इनसे बोला गया कि अपनी पावर उठाओ। कौन सी पावर उठाना है? आर्टिकल नंबर 143, मतलब आई लव यू, इस पावर को उठाओ। आर्टिकल नंबर 143 को उठाइए और पूछिए सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन। तो द्रौपदी मुर्मू ने, जो मुर्मू मैम है, इन्होंने 14 क्वेश्चन पूछे सुप्रीम कोर्ट से। कितने? 14 क्वेश्चन पूछे सुप्रीम कोर्ट से कि पहले तो आप मुझे यह बताओ सुप्रीम कोर्ट कि आपके पास कौन सी पावर है कि आप मेरे पर टाइम पीरियड की बाउंडेशन लगा दो। आप मुझे इस चीज का आंसर दोगे। पहले तो इन्होंने पूछे भाई कोई सारे 14 क्वेश्चन पूछे प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल नंबर 143 के हिसाब से कई सारे क्वेश्चन पूछे। अब वही मैटर चलते आ रहा है। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट क्या गवर्नर प्रेसिडेंट को एलियन समझ रहा है? क्या गवर्नर इनडायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुआ है? और जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर। जो रिजर्व करने की बिल की पावर है, जो अंडर आर्टिकल 200 दी हुई है कि गवर्नर वुड रिजर्व द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो तो डिस्क्रिशनरी पावर है। और सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको डिस्क्रिशनरी पावर को वॉयलेट कर सकती है? तो ऐसे ही जो मुर्मू मैम थी, 14 क्वेश्चन पूछे। अब इनके आंसर तो अभी आए नहीं है, क्लियर, देखते हैं क्या होता है। और इसके बाद गवर्नमेंट का भी स्टेटमेंट आया है कि ये कैसे हो गया, सुप्रीम कोर्ट को कैसे इंटरफेयर कर सकता है जो एग्जीक्यूटिव की पावर है। समझे मेरी बात को? एग्जीक्यूटिव की पावर है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की, याद रखना। रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? रियल एग्जीक्यूटिव इज अ प्राइम मिनिस्टर और द सीएम, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज अ गवर्नर और द प्रेसिडेंट। याद रखना, सिंपल है, कोई बच्चा जानता है, क्लियर। तो क्या है कि कैसे इंटरफेयर कर सकता है? सेपरेशन ऑफ पावर ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज सिमिलर टू द वॉयलेशन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। और गवर्नर को क्या एलियन समझ रहे हैं, फॉरेनर समझ रहे हैं कि वैसे ही अपॉइंट कर दिया है? ये प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इज ऑल्सो इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, क्लियर। तो यही है और कुछ मैटर नहीं है। चलते हैं अपना जीएसटी 2.0 रिफॉर्म। देखो जैसे आप जानते हो कि फर्स्ट ऑफ जुलाई 2017 में जीएसटी आया था। क्या आया था? जीएसटी आया था और जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया था। और हमारे 1 जुलाई 2025 को इसको 8 साल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? 8 साल हो चुके हैं। और केक भी कट चुका है। केक तो नहीं कटा क्योंकि जो बच्चा थोड़ी है, इंसान लिविंग बीइंग थोड़ी है जो केक कटेगा। लिविंग बीइंग काटते हैं केक तो, बट काट सकते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर जिनने इंप्लीमेंट करा है वो भी काट सकते हैं, कटा तो नहीं। ये 8 साल हो गए, बट इसमें कोई मेजर रिफॉर्म नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? मेजर रिफॉर्म नहीं हुआ है। मेजर रिफॉर्म नहीं हुआ है। और अभी आपको याद होगा, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, जो प्रेसिडेंट ने देश को रिप्रेजेंट किया है ऑन 79th ऑफ इंडिपेंडेंस डे, उसमें कई सारे, अगर वीडियो देख लो, बड़ा रिलीवेंट वीडियो है वो, मैंने इंपोर्टेंट बात बताई है उसके अंदर। तो उसमें जीएसटी रिफॉर्म पर भी डिस्कस किया गया और मोदी साहब ने बोला था कि जीएसटी रिफॉर्म किया जाएगा और दिवाली पर सबको बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूं। जीएसटी जो जो भरते हैं उन सभी को इतना बड़ा गिफ्ट देने वाला हूं कि वो भी खुश, मैं भी खुश।
तो सबका साथ सबका विकास। क्लियर? तो क्या है, इसी को देखते हुए जैसे आप जानते हो कि जीएसटी में 5 टैक्स स्लैब होते हैं। कितने होते हैं? 5 टैक्स स्लैब होते हैं। कौन सा? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब क्या सोच रही है गवर्नमेंट? सोच रही है कि ये टैक्स स्लैब है, इन 5 टैक्स स्लैब को 2 टैक्स स्लैब कर दिया जाए, जिससे क्या हो, सिंप्लीफाई हो जाए जीएसटी। लोगों को क्या है कि इतने सारे टैक्स स्लैब किस में कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, याद करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है और स्टूडेंट लोग भी बड़े परेशान है। तो क्या है कि मोदी साहब, यू आर टेकिंग अ वेरी गुड डिसीजन टू रिड्यूस द टैक्स स्लैब फ्रॉम 5 to 2। क्लियर? हालांकि अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लिख मत आना। क्लियर? तो 2 टैक्स स्लैब, 5% और 18% इसको करने की बात चल रही है। क्या चल रही है? 5% और 18% टैक्स स्लैब करने की बात चल रही है। और इसी के साथ क्या है कि जीएसटी रिफॉर्म को सिंप्लीफाई भी किया जाएगा और टैक्स भी रिड्यूस हो सकती है। इवन कंपनसेशन सेस के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि ये मैंने इंडिपेंडेंस डे के वीडियो में बताया था, बट डिटेल में नहीं बताया था, नाम लिया था कंपनसेशन सेस के बारे में। अब थोड़ा बता देता हूं कंपनसेशन सेस क्या होता है। देखो क्या होता है कि जैसे अब जीएसटी आया था 2017 में, तो कई सारी स्टेट इसको इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि हमें बड़ा लॉस होना है क्योंकि वेट से हमें बड़ा पैसा मिलता है। वेट क्या है? वेट इज अ मेथड टू इम्पोज दी सेल टैक्स, नॉट वेट कोई टैक्स नहीं है, ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको। ठीक है? वेट एक मेथड है टू इम्पोज दी सेल टैक्स। तो क्या है, वेट से हमारा कई सारा, वेट अगर हट जाएगा तो हमारा कई सारा लॉस हो जाएगा। तो इसको राजी करने के लिए इन स्टेटों को तो बोला गया कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा, जो भी पैसा आएगा वो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी लॉस होगा उसकी भरपाई करी जाएगी कंपनसेशन सेस के जरिए। तो यही है कंपनसेशन सेस, इसको भी हटाने की बात चल रही है, इसको भी खत्म करने की बात चल रही है, जिससे क्या है कि लोगों पर बर्डन कम हो जाएगा। जैसे जो भी टोबैको है, पान मसाला है, सिगरेट है, इन पर सभी पर कंपनसेशन सेस लगाया जाता है, तभी तो ये महंगी महंगी आती है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब छोड़ो। क्लियर? थोड़ा ले लो, ओकेशनली ले सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? तो क्या है, कंपनसेशन सेस को खत्म करने की बात चल रही है, बट स्टेट को रेडी करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यही कहानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देख लेना, जब भी रिफॉर्म होगा तब बता दूंगा, जीएसटी काउंसिल की जब भी मीटिंग होगी तो बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करो। बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी किसी भी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, फिर भटकते रहोगे, वेट करते रहोगे कब तक आप पर पहुंचे, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपको कल, तब तक के लिए जय हिंद।